नमस्कार दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो हमारा सब्जेक्ट है ईसीए का पहला चैप्टर उसको हम लोग देखेंगे। तो एमएसबीटी में जो ईसीए का पहला चैप्टर है उसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन बेसिक्स। तो उसको जो डेडिकेटेड मार्क्स है वो है 8 मार्क, यानी 8 मार्क का वेटेज है। इसमें इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एनर्जी सिनेरियो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई और नेशनल सिनेरियो, ये फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड टॉपिक जो है एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी ऑडिट, कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंसेस। थर्ड जो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, रिलेवेंट क्लॉजेस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है BEE एंड इट्स रोल, और उसके बाद जो है वो MEDA, मेडा एंड इट्स रोल, और लास्ट जो है एनर्जी लेवलिंग, नीड एंड इट्स बेनिफिट। तो 1.6 यानी 6 टॉपिक है इसमें। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे डिस्कस करते हैं। तो ये जो है नोट्स जो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग डाल दिए हैं, और जो एमएसबीटी में पूछे गए सवाल है पिछले 3-4 सेशन सेमेस्टर में, तो उसका जो कलेक्शन करके इस चैप्टर में जो वेटेज है, डेडिकेटेड जो क्वेश्चन है इस चैप्टर पे, उसको हमने कलेक्ट किया, उसका एक नोट्स बनाया गया है और उसी को हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, स्टेट द नीड ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन प्रेजेंट सिनेरियो। तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रेजेंट सिनेरियो में उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि एनर्जी जो कंजर्वेशन है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसको कंजर्व करने का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है उसको एनर्जी कंजर्व करने का इस प्रेजेंट सिनेरियो में। तो जैसे हम लोग देखें कि जो वक्त के साथ साथ एनर्जी डिमांड जो है दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, उसका जो है मांग बढ़ते जा रहा है, और जो हमारा प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस है उसका करीब 85% जो है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है वो फोसिल फ्यूल से हो रहा है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से हो रहा है, जैसे कि कोल है, ऑयल है ना। तो जो फोसिल फ्यूल है उसके थ्रू अराउंड 85% जो है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है। लास्ट जो 200 साल है उसमें मोर देन 60% जो एनर्जी ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है। तो ये जो फोसिल फ्यूल है इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, ये नेचुरल साइकिल तुरंत नहीं बनता है। तो इसका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बहुत बड़े तेज़ी गति से बढ़ गया है, जिस पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से या फिर औद्योगिकरण की वजह से, यानी जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलेंगे, या फिर लोगों का पावर कंजम्पशन बढ़ गया है ड्यू टू चेंज इन लाइफ स्टाइल। तो इस प्रकार से ये सब कारणों से एनर्जी डिमांड जो है काफ़ी बढ़ चुका है। जिस प्रकार से एनर्जी कंजम्पशन चालू है, इससे क्या है कि ये जो रिसोर्सेस है वो जल्द ही ख़त्म हो सकता है। तो जैसे कहा गया है कि 60% जो है सोर्सेज जो है ऑलरेडी रिसोर्सेज जो है वो यूज़ हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है, और इसको बनने में जो है वो नेचुरल फॉर्मेशन से जो होता है वो काफ़ी टाइम लगता है। तो जिस गति से ये जो एनर्जी कंजम्पशन शुरू है, तो जल्द ही ये जो है एनर्जी ख़त्म हो जाएगा, रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएगा, और कोई रिसोर्सेज जो है वो बचेगा नहीं फॉर ओवर नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी के लिए कोई किसी भी प्रकार का जो एनर्जी बचेगा नहीं यूज़ करने के लिए। तो इसलिए हमको एनर्जी कंजर्व करना या फिर उसका संवर्धन करना बहुत ज़रूरी है। किस किस तरीके से हम लोग संवर्धन कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं,
वो 5 पॉइंट देके हैं, जैसे कि रिड्यूस एनर्जी डिमांड, तो वो एनर्जी डिमांड को कम करके, है ना, एनर्जी डिमांड जैसे वेस्टेज जो होता है काफ़ी का जो एनर्जी का, उसको बंद करके, या फिर जो डिमांड है उसको किसी भी तरीके से रिड्यूस करके हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। सेकेंड जो है रिड्यूस राइज इन एनर्जी कॉस्ट। अगर एनर्जी कॉस्ट महंगा कॉस्टली हो जाएगा एनर्जी, तो उसका कंजम्पशन भी लोग कम कर देंगे। इस प्रकार से थर्ड पॉइंट जो है प्रोवाइड्स टू इकोनॉमिकल सॉल्यूशन टू शॉर्टेज। तो किसी ये जो शॉर्टेज है उसको किसी प्रकार से इकोनॉमिकल सॉल्यूशन अगर हम लोग दे सके तो उससे भी एनर्जी कंजर्व हो जाएगा। और इंक्रीज फाइनेंशियल कैपिटल, और इस प्रकार से एनर्जी जो है अगर कंजर्व करेंगे तो हमारा कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा और एनवायरमेंटल वैल्यू भी इंक्रीज होगा। एनवायरमेंटल वैल्यू किस प्रकार से इंक्रीज होगा, जो एनर्जी को हम लोग कोल है बर्न करते हैं या ऑयल है उसको बर्न करते हैं, इससे क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड हो रहा है और डिग्रेडेशन हो रहा है। एनवायरमेंटल इसको क्या कहेंगे कि जो पोल्यूशन होने की वजह से तो एनवायरमेंटल बहुत सारा इफेक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। तो उसको हम लोग अगर एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस करेंगे तो ये भी हमारा एनवायरमेंटल वैल्यू जो है वो बढ़ेगा और पर्यावरण जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो इस प्रकार से एनर्जी कंजर्व करना ये प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, जिसके मेन जो पॉइंट है कि एनर्जी जो है हम लोग फॉसिल फ्यूल से या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम जो है डिमांड उसी के थ्रू पूरा हो रहा है और उसका जो है काफ़ी कंजम्पशन हो चुका है, अराउंड 60% जो एनर्जी कंजर्व हो चुका है। और नेक्स्ट जो है पॉपुलेशन बढ़ने के वजह से या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या फिर लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से एनर्जी कंजम्पशन जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और इस गति से अगर एनर्जी कंजर्वेशन बढ़ते रहा तो ये जो एनर्जी जो है कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए किसी प्रकार का एनर्जी एक्सेस करने के लिए बचेगा ही नहीं। तो इसलिए ये एनर्जी कंजर्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो अभी कहा गया है कि नीचे जो 5 पॉइंट है इसके द्वारा हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं कि लिस्ट कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस। तो कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेस है, सबसे पहले तो हम लोग डिस्टिंग्विश कर ले कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस किसे कहा जाता है या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस किसे कहा जाता है। तो कन्वेंशनल का मतलब है परंपरागत, जो हम लोग परंपरागत तरीके से जो एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं उसको कन्वेंशनल एनर्जी कहा जाता है। और नॉन कन्वेंशनल जो अपरंपरागत जो अभी रिसेंटली नए जो सोर्सेस के रूप में आया है उसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कहेंगे। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में आता है थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, नेचुरल गैस एंड ऑयल। तो ये सब जो है हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में आता है। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में आता है सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, ओशन वेव एंड टाइड्स पावर प्लांट, फ्यूल सेल, बायोमास पावर प्लांट एंड जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट। तो ये नॉन कन्वेंशनल में आता है। नॉन कन्वेंशनल अपरंपरागत जो एनर्जी सोर्सेस है उसको कहा जाता है। तो ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में ये सब नाम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेट 4 साइलेंट फीचर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का कुछ विशिष्टता बताइए, कम से कम 4 विशिष्टता बताइए। तो इसमें जो है साइलेंट फीचर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, तो इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इस एक्ट के तहत ये कहा गया है कि ये जो एनर्जी पॉलिसी है ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करता है। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करता है
और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके। सेकंड जो पॉइंट है, तो ये जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और जो रूरल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो पावर ट्रांसमिट किया जाता है, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाता है, ये पंचायत कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा या फिर किसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। थर्ड जो पॉइंट है, तो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के तहत ये जो है पावर जनरेशन का लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है प्राइवेट पार्टी को, और डिस्ट्रीब्यूशन का भी अथॉरिटी दिया जाता है इन ए लिमिटेड एरिया। जैसे कि रूरल एरिया है, उस एरिया में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी पावर जनरेशन का परमिशन मिलता है या लाइसेंस मिलता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए का भी परमिशन मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसी प्रकार से जैसे कहा गया है कि जनरेशन को, पावर जनरेट करने का लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है प्राइवेट सेक्टर को, और कैप्टिव जनरेशन जो है उसको फ्रीली परमिटेड, यानी उसको अलाउ किया गया है कैप्टिव पावर जनरेशन। अब कैप्टिव पावर जनरेशन किसे कहा जाता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है, कोई भी इंडस्ट्री का, कोई भी प्लांट का जो भी और प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को जो वेस्टेज है या रिसोर्सेस है उसका यूज़ करके पावर को जनरेट करना, और उस पावर को यूटिलाइज करना अपने ही कंपनी में। अगर अतिरिक्त पावर जनरेट होता है तो वो हम लोग ग्रिड को या गवर्नमेंट को बेच सकते हैं या दे सकते हैं, तो इसको पावर जनरेशन, कैप्टिव पावर जनरेशन कहा जाता है। तो वो भी फ्रीली परमिटेड है, अलाउ है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो इसमें जैसे कहा गया है जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर अलाउड बाय प्राइवेट फार्म इन ए रूरल एरिया, और कैप्टिव पावर जनरेशन जो है वो अलाउड है। अब ट्रांसमिशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे, या किसी प्राइवेट सेक्टर को परमिशन नहीं है ट्रांसमिशन का। और कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसमिशन नेटवर्क, तो ये गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी में रहेगा ये ट्रांसमिशन का, और उनका ही जिम्मेदारी रहेगा उसको प्लान करना या फिर डेवलप करना उसका नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, यानी जल परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, इसके लिए क्लियरेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यानी प्राइवेट लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बाय ए प्राइवेट थ्रू ए इंडिपेंडेंट नेटवर्क, यानी सब अपना अपना पर्सनल इंडिपेंडेंट नेटवर्क बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन का, और वो ट्रांसमिशन के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं प्राइवेट कंपनियां, तो उसका भी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो अगर जनरेशन कर रहा है, पावर जनरेट कर रहा है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस फ्रीली प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार से पॉइंट है कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का यहाँ पे जो 7 इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देखें, 8 इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो इसमें मेन थीम क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी ये करेगा, बनाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके या कंसल्टेट करके। दूसरा जो है, ग्रामीण क्षेत्र में जो बिजली का इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर पावर सप्लाई जो है वो लोकल पंचायत कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो कंप्लीट किया जाएगा। थर्ड, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको पावर जनरेशन का परमिशन है रूरल एरिया में, साथों साथ डिस्ट्रीब्यूशन का भी परमिशन है, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो है, जो जनरेटिंग प्लांट है उसको कैप्टिव पावर जनरेशन का भी परमिशन है। ट्रांसमिशन का जो है वो अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ रहेगा, किसी प्राइवेट सेक्टर को नहीं रहेगा।
नेक्स्ट जो है ट्रांसमिशन के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट सेक्टर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है थ्रू ए इंडिपेंडेंट, खुद का अपना नेटवर्क के थ्रू। उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट अगर कोई बना रहा है तो उसके लिए क्लियरेंस लेना पड़ेगा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पास से। तो इस प्रकार से ये 8 पॉइंट है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट का। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, राइट द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये BEE, मेडा एंड MNRE, तो ये गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है पावर सेक्टर में, जिसका अपना अलग अलग रोल है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले BEE जो है वो, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ये संस्था का गठन किया गया है 1 मार्च 2002 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत। उसका BEE का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, और ये नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाया गया है। और इसका जो है फंक्शंस या फिर वर्क क्या है कि एनर्जी इफिशिएंसी को प्रमोट करना, किस प्रकार से एनर्जी को हम लोग बचत करें, सेव करें सभी सेक्टर में, जैसे कि इंडस्ट्रियल हो या फिर डोमेस्टिक हो। तो एनर्जी को किस प्रकार से कंजर्व करें, एनर्जी इफिशिएंसी को प्रमोट करने का ही इनका फंक्शंस है, वर्क है। तो ये प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग देता है और एनर्जी इफिशिएंसी मेजर के बारे में प्रोग्राम लेता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है कि किस प्रकार से एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी सेविंग कर सकते हैं और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, यानी बिना क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किए हम लोग एनर्जी किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। तो ये एनर्जी BEE का फंक्शंस है। तो अब उसको देखते हैं फंक्शंस ऑफ BEE। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, क्रिएट अवेयरनेस ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन। तो जैसे पहले ही कहा गया है कि पब्लिक के बीच में या लोगों के बीच में एनर्जी को कंजर्व कैसे करना, उसका एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाए, इसके ऊपर जागरूकता फैलाने का काम BEE का है। सेकंड जो है, अरेंज एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल एंड स्पेशलिस्ट फॉर इफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट कंजर्वेशन। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर पावर जन सेक्टर के जो डिफरेंट स्पेशलिस्ट है, पर्सनल है यानी लोग हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है कि किस प्रकार से इफ़िशिएंट वे से हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कंसल्टेंसी सर्विस द फील्ड ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो वो कंसल्टेशन का भी काम करता है BEE कि एनर्जी कंजर्व कैसे करें, उसका कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रोमोट रिसर्चेस एंड डेवलपमेंट। तो नए नए जो डेवलपमेंट होता है या रिसर्च होता है उसको भी प्रोमोट करते हैं। उसके बाद डेवलप टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस, प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड टेस्टिंग फैसिलिटी। तो ये टेस्टिंग सर्विस देता है और सर्टिफिकेशन का भी काम करता है। जैसे कि किसी ने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उस प्रोडक्ट का टेस्ट करके उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है BEE के द्वारा। उसको स्टार रेटिंग दिया जाता है कि ये कितना इफ़िशिएंट है, ये जो अप्लायंस है या फिर प्रोडक्ट है, उसका टेस्टिंग करने के बाद सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का काम भी BEE करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रोमोट यूज़ ऑफ एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस, इक्विपमेंट, डिवाइसेस, सिस्टम। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोमोटिंग एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट कंजर्वेशन। तो इसी प्रकार से ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी करता है जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूट एनर्जी एफिशिएंसी को या फिर उसके कंजर्वेशन को प्रमोट करता है, उसको
जागरूकता फैलाने में या फिर उस सेक्टर में कोई वर्क कर रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल सपोर्ट भी ये BEE जो है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो है प्रिपेयर एजुकेशनल करिकुलम ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो एकेडमिक में जो एजुकेशनल करिकुलम है वो भी बनाया जाता है BEE के द्वारा, यानी कोर्स जो है एजुकेशनल कोर्स एनर्जी और उसका कंजर्वेशन के ऊपर जो भी एकेडमिक कोर्स है वो भी ये प्रिपेयर करता है। तो इस प्रकार से BEE का जो फंक्शंस है वो देखें। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है मेडा। इसका फुल फॉर्म जो है महाराष्ट्र स्टेट एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसके पहले जो BEE है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सेटअप किया गया है, वो नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो मेडा है वो स्टेट वाइज हर स्टेट ने अपने अपने एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ओपन किया है। तो ये मेडा जो है वो महाराष्ट्र स्टेट एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है और ये स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया गया है, जो प्रमोशन करने का, एनर्जी इफिशिएंसी को प्रमोट करने का इसका भी काम है। किसी भी सेक्टर में जो एनर्जी कंजर्वेशन का एक्टिविटी उसको प्रमोट करना या फिर जो वेरियस एनर्जी इफिशिएंट जो ये है स्ट्रीट लाइट है उसको इंस्टॉलेशन करवाना, उसको फाइनेंशियल ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ये सब जो है वो मेडा का काम है। ठीक है, गवर्नमेंट बिल्डिंग या फिर लोकल बॉडीज़ जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है उसमें एनर्जी इफिशिएंसी जो भी इक्विपमेंट लगता है उसको ये मेडा द्वारा फाइनेंशियल असिस्ट किया जाता है। मेडा जो है इसके अलावा सोलर रिसोर्स को भी इनिशिएट करता है, असेसमेंट प्रोग्राम इन द स्टेट। तो इस राज्य में जितना भी सोलर इंस्टॉलेशन है या सोलर प्रोग्राम है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का, उसको भी वो इनिशिएट करता है या फिर असिस्ट करता है या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण इसका वर्क है जो राज्य में अलग अलग जगह पे इसे सोलर रेडिएशन असेसमेंट स्टेशन खोला गया है कि किस लोकेशन पे कितना सोलर एनर्जी है, या तो वो डाटा जो है वो कलेक्ट करता है और इस प्रकार से वो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करता है, ऑफ ग्रिड रिन्यूएबल एनर्जी को, यानी जहाँ पे सोलर एनर्जी का ज़्यादा पोटेंशियल है, सोलर एनर्जी जो है ज़्यादा अवेलेबल है, वहाँ पे वो सोलर एनर्जी या सोलर इंस्टॉलेशन के लिए वो प्रमोट करता है। वहाँ पे वो उसको ऐसा कार्यक्रम चला जाता है जिससे कि सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें। तो इस प्रकार से ये मेडा का वर्क है, फंक्शंस है। उसके बाद तीसरा जो है ऑर्गेनाइजेशन MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये भी केंद्र सरकार या भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी को फोकस करके उनका वर्क होता है या फंक्शन होता है। तो MNRE शॉर्ट में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये केंद्र सरकार का संस्था है, संगठन है जो 1992 में स्थापित किया गया है और इसका जो पुराना नाम था वो मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस था। बाद में उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रखा गया है। तो ये मिनिस्ट्री जो है मेनली उसका जो वर्क है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। तो रिसर्च या फिर जो भी डेवलपमेंट है ये एनर्जी सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, उसको कॉपीराइट प्रोटेक्शन देना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रमोट करना और कोऑर्डिनेट करना। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि विंड पावर है, जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है, बायोगैस एंड सोलर पावर प्लांट है, इसको प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग
इसके वो जागरूकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैले, ज़्यादा से लोग इसको यूज़ करें, उसका इंस्टॉलेशन करें, उसके ऊपर ये जो है मिनिस्ट्री ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य जो है वो, इस मिनिस्ट्री का मेन उद्देश्य है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें, जिससे कि इंडिया का रिक्वायरमेंट जो है रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल हो, या फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट में मैक्सिमम जो है कंट्रीब्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हो। तो ये मिनिस्ट्री का मेन एम है। तो ये प्रमोट करता है एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करें। तो ये प्रमोट करते हैं बाय गिविंग इंसेंटिव। अगर आप कोई रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को एडप्ट करते हैं तो उसमें जो है आपको कुछ परसेंटेज जो है इंसेंटिव मिलता है। फिर नए नए जो है डिज़ाइन, न्यू टेक्निक्स को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है ये एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर। तो मेजर फंक्शन ऑफ MNRE आर, तो इसका जो मेन फंक्शन है MNRE का वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोगैस एंड प्रोग्राम रिलेटेड टू बायोगैस यूनिट। तो बायोगैस के ऊपर नए नए रिसर्च करना, उसमें नए नए डिज़ाइन डेवलप करना, जिससे कि मैक्सिमम जो है एनर्जी यूज़ कर सके, वेस्टेज कम हो, इस प्रकार से। सेकेंड जो है सोलर एनर्जी इंक्लूड सोलर फोटोवोल्टाइक डिवाइस एंड देयर डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन। तो सोलर एनर्जी में भी, उस सेक्टर में भी ये वर्क करता है, जैसे कि फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस को बनाना, उसका प्रोडक्शन करना, उसको अप्लाई करना, है ना, इस प्रकार से। तीसरा जो पॉइंट है प्रोग्राम रिलेटेड टू इम्प्रूव्ड चूल्हा एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट देयर ऑफ। तो नए नए तरीके का चूल्हा बनाना या इम्प्रूव्ड चूल्हा बनाना और उसके ऊपर रिसर्च करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंजर्व हो और मिनिमम एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो। नेक्स्ट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोफ्यूल etc। तो बाकी उसके अलावा बाकी इन क्षेत्र में भी रिसर्च और डेवलपमेंट किया जाता है, जैसे कि टाइडल एनर्जी है ना, जो लहर, टाइडल एनर्जी मीन्स जो समुद्र में लहर आता है, उस लहर को, उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है और उसके द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। जियोथर्मल एनर्जी है, जो धरती के अंदर जो उष्णता है, गर्मी है, उस गर्मी को यूटिलाइज किया जाता है और उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। फिर बायोफ्यूल है। तो इस प्रकार से जो नॉन कन्वेंशनल या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, उस सेक्टर में ये जो MNRE वर्क करता है। उस फील्ड में नए नए डेवलपमेंट, रिसर्च किया जाता है और उसका प्रमोशन ये MNRE के द्वारा ही किया जाता है। तो ये जो है संक्षिप्त में एक पहला जो चैप्टर है उसको बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। इसके अलावा और भी कुछ क्वेरीज है, अगर इसके अलावा कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट में दे सकते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो।